नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। देखिए, युद्ध की तो चर्चा लगातार चल रही है, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन वॉर हो या गाजा हो, मतलब कहीं भी हो। लेकिन ताज़ा मामले में जो अमेरिका और वेनेजुएला का चल रहा है, तो इस पर आज बात करेंगे कि आखिर वेनेजुएला जो किसी ज़माने में मतलब सोने का भंडार कही जाती थी, तेल का उनके पास भंडार है, लेकिन आज ऐसी हालत में क्यों पहुँचा, इसके पीछे वजह क्या है, इस वॉर का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, जो कि है शरद कोहली जी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मनीष, आपको और TV9 डिजिटल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। अगर आपको मैं बर्फमय दिख रहा हूं तो मैं वाकई बर्फ में हूं, -6 टेम्परेचर में जी। इस समय हूं। और वहां से मैं आपसे बात करूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए, बिल्कुल इतने माइनस टेम्परेचर से। सर, बात करेंगे वेनेजुएला को लेके। किसी ज़माने में इस कंट्री को एक सोने का भंडार कहा जाता था, तेल का इनके पास सबसे बड़ा भंडार था। तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि वेनेजुएला इतना फिसड्डी हो गया? मतलब इसकी इकॉनमी के पतन का कारण क्या है सर? देखिए, वेनेजुएला के पास आज भी दुनिया भर के तेल का 20% के आसपास का भंडार है। जी। पहले तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उसका सप्लाई में हिस्सेदारी मात्र 1% की है। जी। तो मदुरो वहां के जो लीडर थे, जिनको डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उठा लिया, उनसे पहले या जैसे ही उन्होंने सत्ता जब ली थी, तो एक्सॉन मोबाइल अमेरिका की एक कंपनी है ऑयल की, और भी एक दो कंपनी है, उन्होंने भारी मात्रा में निवेश किया वेनेजुएला में। क्या वेनेजुएला ने उन ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया, या यूं कहूं कि पूरे ऑयल बिजनेस को ही नेशनलाइज कर दिया। जी। उसके कारण से अमेरिकी कंपनियों को वहां से वापस जाना पड़ा, यानी कि अमेरिकी कंपनियों का जो वहां निवेश था, वो निवेश जाया हो गया और वापस जाना पड़ा। ट्रम्प साहब को इस बात को लेकर बहुत रोष था कि हमने वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स में, माइनिंग में, ऑयल एक्सट्रैक्शन में, ऑयल रिफाइनिंग में इतना निवेश किया, और वेनेजुएला सरकार ने उसको पूरा का पूरा नेशनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से हमारी कंपनीज को वापस आना पड़ा। तो ट्रम्प साहब का कहना यह था कि वेनेजुएला के पास जितना ऑयल है और वेनेजुएला जितना एक्सट्रैक्शन करता है, उसके लिए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेवार है। जी। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हुआ होता, तो हम शायद वहां पर वेनेजुएला आज इतने ऑयल में निवेश नहीं कर सकता था। इस बात को लेके रोष बहुत दिनों से था ट्रम्प साहब के मन में। मदुरो साहब को भी ट्रम्प साहब नहीं पसंद थे, जी। ट्रम्प साहब को मदुरो साहब नहीं पसंद थे। बार बार उनको निकालने की, उनको रिप्लेस करने की बात आती थी, कई सालों से ये चल रहा था। फाइनली उन्होंने जो है मदुरो साहब को वहां से उठा लिया, और उनका जो ऑयल भंडार है उस पर ट्रम्प साहब की नजर है जी। कि वहां के जो ऑयल भंडार हैं वो एक्चुअली हमारे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उसकी हम उस पर अधिकार नहीं जमाएंगे, जो भी निकालेंगे पैसा वापस वापस वेनेजुएला के लोगों के लिए लगाएंगे। पर इसका, इस सारे कश्मकश का नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला की कुछ पॉलिसीज की वजह से वेनेजुएला में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता गया, जी। वहां की करेंसी डेप्रिसिएट होती गई, और ओवरऑल इकोनॉमिक हालत वेनेजुएला की बहुत अच्छी नहीं है। ये बात तो सच है कि वेनेजुएला जी। की हालत अच्छी नहीं है। वहां पर कोई अपना शख्स बिठाएं, अपना राष्ट्रपति बिठाएं, और हम उसको कंट्रोल करें, या तो अपने क्षेत्र में या किसी और तरीके से। ये उनकी उनकी मंशा है। जी जी सर, देखा गया कि जब ये वेनेजुएला का प्रकरण शुरू हुआ और कल ट्रम्प साहब ने कह भी दिया इंडिया को लेके और चाइना और ब्राज़ील कि हम 500% का टैरिफ लगाएंगे अगर आपने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। उसके बाद देखिए आज मार्केट बिल्कुल धराम हो गया, इंडियन मार्केट। तो सर, ऐसे में वेनेजुएला अमेरिका का असर क्या इंडिया पे भी कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, जब भी कोई इस प्रकार की घोषणा होती है तो नी जर्क रिएक्शन तो आता है। जी। और उन्होंने इंडिया, चाइना, ब्राजील के ऊपर जो धमकी दी है 500% टैरिफ लगाने की, ये तो दूसरी भाषा में मनीष यही कहना हो गया कि हम आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। 500% टैरिफ पे तो एक्सपोर्ट $1 का भी नहीं हो सकता, $1 का भी नहीं हो सकता। तो सीधी सीधी बात कहने का ये है कि हम आपसे कुछ भी माल नहीं लेना चाहते। मुझे लगता है ट्रम्प साहब एक अमेरिका को आइसोलेट करने के राह पर चल रहे हैं। और एक और घोषणा आज निकल के सामने आई, आपने ध्यान दिया होगा। जी। उस घोषणा में उन्होंने अमेरिका को 66 वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने की घोषणा कर दी। इसमें से 31 ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की हैं, संयुक्त राष्ट्र की हैं, और 35 गैर संयुक्त राष्ट्र की हैं, जिसमें अमेरिका या तो फाइनेंशियली भागीदार था, या टास्क एक्सपेडाइट करने में भागीदार था, या उसका फाउंडिंग मेंबर था, या वह अन्य देशों के साथ सहयोग करके उन संस्थाओं का काम चलता था। अमेरिका का इससे विड्रॉ कर लेना, मुझे लगता है ये इस बात को जतलाता है कि अमेरिका अपने आप को विश्व से अलग थलग करना चाहता है। अमेरिका दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलना चाहता। भारत की जो पॉलिसी है उससे बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल विपरीत है। ये भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है कि पूरी जी। विश्व एक परिवार है।
परंतु अमेरिका बिल्कुल इसके उल्टे मार्ग पर, यानी कि वो विश्व को, परिवार तो छोड़िए, अमेरिका को बिल्कुल अलग थलग करके देखना चाहता है। पहले ही टैरिफ लगा के और मोनोलेटरलिज्म से बाहर आके अमेरिका ने जतलाया है। अब आज इस घोषणा से मुझे लग रहा है कि और ज्यादा अमेरिका अलग थलग हो जाएगा और इससे नुकसान भी होंगे, फायदे भी होंगे। फायदा ये होगा कि बाकी का विश्व एकजुट हो जाएगा और अमेरिका बिल्कुल अलग पड़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश आज की परिस्थिति में अपने आप को इतना अलग थलग करके आगे बढ़ सकता है। तो ये मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूव मानता हूं। और 500% टैरिफ अगर वो चाइना पे लगाते हैं, ये तो रही भारत की बात, जहां भारत की भी बात कर लेते हैं। भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने जब से 50% टैरिफ लगे थे, उन्होंने अपना अलग मार्ग ढूंढना शुरू कर दिया था। हमको यूरोप है, यूरेशिया है, मिडिल ईस्ट है, साउथ लैटिन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, और हमने यहां पर अपनी नई मार्केट्स, करीब 40 नई मार्केट भारतीय एक्सपोर्टर्स ने पिछले कुछ महीनों में ढूंढी हैं और धीरे धीरे वो पैर जमाने लगे हैं। ऐसा नहीं था कि मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी। ये कहावत गांव में बोली जाती है, पहले सुबह होती थी तो मुर्गे बोलते थे तो ऐसा लगता था सुबह होती है। अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे तो दूसरे जी ही नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उनकी गलतफहमी है। तो भारतीय एक्सपोर्टर्स ने अपनी दूसरी मार्केट ढूंढनी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट दिया है, भारत सरकार ने एक्सपोर्टर्स का हाथ पकड़ा है, उनको नई मार्केट ढूंढने में मदद की जा रही है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स तो बात ढूंढ लेंगे, पर अमेरिका का क्या होगा जब वो अलग थलग पड़ जाएगा। और चाइना पे अगर वो टैरिफ लगाता है तो चाइना से अक्टूबर में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप मिले थे, उसमें एक क्विक फिक्स सोल्यूशन निकाला गया था रेयर अर्थ मिनरल्स का। अगर चाइना पर ये टैरिफ लग जाता है तो मुझे लगता है कि वो जो अक्टूबर में क्विक फिक्स एक समझौता हुआ था 1 साल के लिए, वो समझौता यहां से खारिज हो जाएगा और चाइना किसी भी प्रकार का रेयर अर्थ अमेरिका में नहीं भेजेगा। जिसका अर्थ ये होगा कि अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना, सोलर पैनल्स बनाना, एआई डेटा इक्विपमेंट बनाना, निविडिया जैसी कंपनी, टेस्ला जैसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। तो ट्रंप साहब जो भी कदम उठा रहे हैं वो मुझे यहां से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नजर आता है। अपना ही नुकसान वो ज्यादा करेंगे, दूसरे का नुकसान हो या ना हो। 500% टैरिफ बिल्कुल अनरियलिस्टिक है और 500% टैरिफ तो बिल्कुल आप आर्थिक तौर पर दुश्मनी क्रिएट कर देंगे दो देशों के बीच में। जी मतलब सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम शांति का पुरस्कार, हम नोबल शांति पुरस्कार चाहिए, दूसरी तरफ आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसमें नोबल शांति नहीं बल्कि अशांति पुरस्कार आपको मिल सकता है, जो ट्रंप साहब ने पिछले 1 साल में जो किया है। सर, ये आपको लगता है कि 500% का टैरिफ जैसे आपने बताया, तो एक तो ये कहीं से लाजमी नहीं है, दूसरा सर आखिर अमेरिका ऐसा क्यों चाह रहा है? मतलब एक तरफ वेनेजुएला जैसे छोटे कंट्री को आप कब्जे में लेना चाह रहे हो, अपनी मोनोपोली वहाँ बढ़ाना चाह रहे हो, दूसरे जो विकासशील देश हैं, जो मतलब उभरते हुए देश हैं, उनकी तरफ आप ध्यान ना दे के उनसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे में अमेरिका पे देखिए, ऑलरेडी अमेरिका की इकॉनमी कोई बहुत अच्छी नहीं है, अमेरिका की इकॉनमी की भी हालत बिल्कुल खराब है, लेकिन ऐसे में ट्रंप साहब का ये फैसला कहीं अमेरिका पे तो भारी नहीं पड़ जाएगा? बिल्कुल अमेरिका में भारी पड़ेगा। मैं तो स्वयं इस बात को कह रहा हूं कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूव है, रेसिपी फॉर डिजास्टर जिसको कहते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, निवेश आ नहीं रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही, इन्फ्लेशन हाई है, बताया नीचे जा रहा है, जीडीपी 1.8% बताई जा रही है, जबकि जीडीपी मेरे अनुमान के हिसाब से अमेरिका में 0 से भी नीचे है। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जो वहां की स्टॉक मार्केट है, 3 मेन इंडाइसेस है, S&P, डाउ और नैस्डैक। तीनों में मुझे लगता है वॉल स्ट्रीट में एक लॉबी काम कर रही है जो वहां पर पैसा देके उसको नई नई ऊंचाइयां छू रही है। जब तो अमेरिका के लिए ये बिल्कुल डिजास्टर्स होगा इस प्रकार का कोई भी मूव करना। और ट्रंप साहब ये भूल गए कि अगर वो अपनी इकोनॉमी को अलग थलग कर देते हैं, और ये जो 18वीं 19वीं सदी में कॉलोनियलिज्म होता था, क्योंकि उन्होंने मेक्सिको को, कंबोडिया को, कोलंबिया को और क्यूबा को, और ग्रीनलैंड की अभी बात चल रही है, ग्रीनलैंड करके वो नेटो को तोड़ रहे हैं, क्योंकि नेटो के 7 नेशंस डेनमार्क के साथ खड़े हो गए हैं कि आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, आप ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, आप वहां पर कब्जा नहीं कर सकते। ट्रंप साहब मुझे नहीं पता किस राह पे जा रहे हैं, वापस जो 19वीं सदी में कॉलोनियलिज्म होता था, जब स्पेनिश और इंग्लिश और फ्रेंच दूसरे देशों पे जाके अपना कब्जा किया करते थे, ऐसा लगता है कि वो एरा वापस आ रही है। ये बहुत ही चिंता की बात है मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि ये विश्व को एक बहुत ही अनिश्चितता के माहौल में ले जाएगा। दुनिया भर का बिजनेस, दुनिया भर की शेयर मार्केट्स, दुनिया भर का निवेश और दुनिया भर का माइग्रेशन इससे प्रभावित हो जाएगा। पर एक अच्छी बात जरूर होगी, जैसा मैंने कहा उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि दुनिया भर के देश आपको एकजुट यहां से होते दिखेंगे, क्योंकि अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रकार का रवैया रखेंगे तो बाकी सब देश जो कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे वो आपको एक साथ आते दिखेंगे। अगर ऐसा होता है
तो अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका इस बात को भूल गया कि अगर आज वो महाशक्ति है, वैसे तो महाशक्ति आर्थिक तौर पे है नहीं, $38 ट्रिलियन का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर लोन है, जी वैसे तो महाशक्ति है नहीं, पर अगर वो महाशक्ति अपने आप को मानता है तो इसलिए है, सामान उसके ब्रांड, पिज्जा ले लीजिए, मैकडोनल्ड्स ले लीजिए, मेटा ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, निविडिया ले लीजिए, जितने भी अमेजॉन ले लीजिए, जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर ये मौका ना मिलता तो आप एक वैश्विक अर्थव्यवस्था, आप $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते थे। मुझे लगता है ट्रंप साहब इस बात को बिल्कुल भूल गए हैं, इस बात को नकार रहे हैं और वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। और ये एक बार को विश्व में जरूर एक कहते हैं कंपन ले आएगा आर्थिक जगत में, क्योंकि इस तरीके से जब एक बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप को अलग करती है, इस प्रकार के टैरिफ लगाती है, 66 ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाती है, तो इस प्रकार का रवैया जो है दुनिया में एक बार तो जरूर हलचल लाएगा। पर उसके बाद मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी का विश्व एकजुट हो जाएगा और भारत पे, चीन पर इसका कोई असर नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में जरूर एक रिएक्शन आ सकता है। मनीष जी जी सर, दूसरा सवाल मेरा कि सर वेनेजुएला पे जो तेल की तो बात चली रही है कि तेल पर उनकी नज़र है, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि तेल के साथ साथ अमेरिका की, जो खास करके ट्रंप साहब की, सोने के खानों पर भी उनकी नज़र है और वो चाह रहे हैं कि तेल के बाद अब गोल्ड में भी गेम खेला जाए और वेनेजुएला को कैसी तरह से मोनोपोल करके मतलब अपने कब्जे में किया जाए। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वेनेजुएला में जो गोल्ड की कीमतें हैं वो भी काफ़ी कम है। जी हाँ, बिल्कुल। वेनेजुएला में सोने और चांदी दोनों के रिजर्व्स हैं और इसी के साथ मैं ये भी जोड़ दूं मनीष, यहाँ ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसलिए उनके ग्रीनलैंड पर नजर है। ग्रीनलैंड में तो बर्फ है, आप क्या समझते हैं कि वो जाके बर्फ में स्कीम करना चाहते हैं? नहीं, उनको उनकी नजर रेयर अर्थ मिनरल्स पे है, जिनकी आज के युग में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। उनको पता है कि रेयर अर्थ मिनरल जिसके पास है वो शहंशाह है, जिसके पास सोना चांदी है वो शहंशाह है। तो ये इस प्रकार की दूसरे देश पर इस मंशा से नजर रखना, मैं समझता हूं आजकल के युग में बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत पुरानी मानसिकता है, कॉलोनियल मानसिकता है। ये 18वीं 19वीं शताब्दी में देखी जाती थी, जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देता था, वहां कब्जा कर लेता था। जैसे ब्रिटिशर्स यहां पर आए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, भारत सोने की चिड़िया था, भारत को लूट लिया। तो ये लूटने के इंटेंशन से किसी देश पर नजर रखना, ये बहुत ही गलत मानसिकता है और ये विश्व में अशांति पैदा करेगी, विश्व में आर्थिक अनिश्चितता पैदा करेगी और सोने चांदी जैसे आपके जो जो प्रेशस मेटल्स हैं उसमें और तेजी दिखाई देने को मिलेगी। मुझे लग रहा है ट्रंप साहब जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं उतना अच्छा है, वरना हम एक वैश्विक इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं अगर ये सब चीजें धरातल पर आ जाती हैं। मनीष जी सर, क्योंकि लगातार ये वॉर का सिलसिला चल रहा है और उसमें ट्रंप साहब की एक बड़ी भूमिका नज़र आती है, क्योंकि वो बार बार कहते तो हैं कि चाहे वो भारत पाक हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की कंट्री हो, मैंने सब कुछ शांत कराया, लेकिन शांत कराते हुए फिर एक नया चीज़ आ जाती है मार्केट में कि अब इस कंट्री में नहीं, अब इस कंट्री में। तो इसका आखिर अंत कहाँ निकलेगा? जैसा सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि ट्रंप साहब खुद दुनिया से अलग थलग पड़ जाएंगे, तो क्या आप मानते हैं कि अमेरिका, जो कि जिनकी मोनोपोली पूरी दुनिया में है, हालांकि आर्थिक रूप से जैसा आपने बताया भी कि अब कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन ऐसे करने में तो फिर चीन हो, चाहे इंडिया हो, रसिया हो, सारे जो मेजर कंट्रीज हैं वो एकजुट हो गए, तो फिर अमेरिका का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो एक बड़ी साधारण भाषा में, सड़क की भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं पंगा। जिस तरीके से वो पंगा ले रहे हैं, अभी उन्होंने कल रात को एक रशियन वेसल को कब्जा कर लिया उस पे, जो कि वेनेजुएला जा रहा था, नाम बदल के जा रहा था। तो रशिया जो है इस समय ऐसी देश है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये विश्व को एक विश्व युद्ध 3 यहां से शुरू हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया और नेटो, यूरोप के नेशन भड़क गए या रशिया इस बात से भड़क गया तो कुछ भी हो सकता है। तो ट्रंप साहब को, मुझे नहीं पता ट्रंप साहब को सलाह देने वाले कौन लोग हैं, ऐसे वो सलाह, ऐसा पता लगा है, मुझे मानते नहीं किसी की। उनको सिर्फ यस मैन अपने आसपास चाहिए जो हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी तारीफ करें, उनकी चापलूसी करें। ऐसा मुझे पता लगा है कि उनको इस प्रकार के लोग चाहिए जो उनको सलाह दे, खासकर विरोधी सलाह दे। वो ऐसे लोग उनको नहीं पसंद है, जो उनके मन में आता है वो करते हैं, जो दादागिरी उन्होंने दिखानी होती है वो करते हैं। बुलिंग कहते हैं इसको स्कूल की भाषा में, बुलिंग। तो ये बुलिंग टैक्टिक आज की परिस्थिति में दुनिया में नहीं चल सकती। हर देश की संप्रभुता अपनी अपनी मान्य है, हर देश की सॉवरेनिटी, हर देश की मान्यता अपनी अपनी जगह है, हर देश की अपनी अपनी विशेषता है, हर देश की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, स्टैंडिंग है। ऐसे में अमेरिका धौंस जमा के
आप दूसरे देश के ऊपर कुछ भी कर लेंगे, ये अब पॉसिबल नहीं है। ये ट्रम्प साहब अगर ऐसा करते हैं, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं, या वो मेक्सिको, क्यूबा जैसे देशों पर नजर रखते हैं, जी वेनेजुएला में और कुछ आगे बढ़ के कदम उठाते हैं, तो ये अंग्रेजी में शब्द होता है डिजास्ट्रस। जी दिस वुड बी डिजास्ट्रस फॉर द वर्ल्ड इफ ही ट्राइज टू डू एनीथिंग। जी, मेरा अगला सवाल सर यही था जो आपने बताया कि ये डिजास्टर से कम नहीं है, लेकिन सर आप मानते नहीं कि वेनेजुएला का जो अपना ये जो हालत आज हुई है, इसके जो पॉलिसीज उनकी जिम्मेदारी खुद है? क्योंकि आप देखिए, आपके पास सबसे बड़ा तेल का भंडार है, सोने का भंडार है, लेकिन खनन सही तरीके से नहीं हुआ। जो तेल की रिफाइनरीज हैं उन्होंने सही से काम नहीं किया, जिसका हर्जाना आज भुगतना पड़ रहा है। तो सर ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि अब वेनेजुएला के पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, मैं मानता हूं इस बात को कि 20% उनके पास भंडार है, परंतु 1%, मात्र 1% दुनिया की सप्लाई ऑयल की उनके पास है। जी पर अगर मेरी देश की नीतियां आर्थिक तौर पे खराब रही, मैंने सोने का खनन नहीं किया, मैंने सही वक्त पर ऑयल की सप्लाईज को नहीं बढ़ाया, तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि कोई दूसरा देश आके मेरे ऊपर आक्रमण करके मेरे लीडर को उठा के ले जाएगा। ये तो इसका कोई हल भी नहीं है। आपके देश में अगर नीतियां हैं, तो आपके आंतरिक देश की प्रॉब्लम है, उस देश की ये नहीं। दूसरी सरकार आएगी, ऑपोजिशन से कोई ना कोई आ जाएगा, उस देश का उद्धार कर देगा। हमने श्रीलंका में होते देखा, हमने नेपाल में होते देखा, जब भी जिम्बाब्वे में हमने होते देखा, जब भी किसी सरकार कोई फेल हो जाती है, सरकार वहां की आर्थिक नीतियां फेल हो जाती हैं, तो वहां पर अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां का विपक्ष आके और उसको रेस्क्यू करता है। वहां पर दूसरी सरकार आती है, दूसरी सरकार, श्रीलंका में आपने देखा कितनी बुरी हालत थी, आज श्रीलंका सामान्यता की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो कोई नहीं कि कोई दूसरा देश आके वहां आक्रमण कर दे और कोई दूसरा देश आके कब्जा कर ले, क्योंकि जी आप अपने देश को नहीं चला पा रहे, तो अब आप हमें हमें हमारे हवाले कर दीजिए। ये कोई इसका हल नहीं है। मुझे लगता है देश की सॉवरेनिटी बरकरार रहनी चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक परिस्थिति, जब तक वो देश स्वयं किसी दूसरे देश को ना बोले कि आप हमें बचाइए, हम अब यहां से इरिवर्सिबल पोजीशन में पहुंच गए हैं कि हमारा यहां से उद्धार नहीं हो सकता, हम यहां से बच नहीं सकते, हम आर्थिक तौर पर अपने अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तब तो आप आइए, पर बिना बुलाए मेहमान की तरह आप आके दूसरे देश पर कब्जा करेंगे, मुझे लग रहा है ये कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी सर, ये तो वही हो गई जैसे पुराने ज़मानों में होता था कि चलो भाई सीधा आक्रमण कर दो बिना कुछ बताए, क्योंकि हमारे पास पावर है, हमने सीधा आक्रमण किया, कुछ दिन लड़ाई लड़ी और कब्जा कर लिया उस देश को। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है लग रहा है। लेकिन सर अब बात करते हैं थोड़ा इंडिया की, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का इस पर कैसे असर होगा, और इंडिया इस पर कुछ रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा? मतलब इंडिया की पब्लिक, क्योंकि मार्केट में बहुत कौतूहल है कि जब से सोना चांदी के रॉकेट बन गए दाम, मार्केट गिरना शुरू हो गया जब से ये प्रकरण शुरू हुआ, तो ऐसे में लोगों के बीच है कि भाई ये कब तक चलेगा, भारत का इस पे क्या असर होगा। तो एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंडिया का इस पे क्या है सर? इंडिया पे मनीष कोई असर नहीं होने वाला है। टेम्परेरी तौर पे मार्केट्स नी जर्क रिएक्शन देती हैं। आप भी शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूं। मार्केट जब भी कोई ऐसी खबर आती है, तो एक छोटे बच्चे की तरह हम लोग रिएक्ट करते हैं। जब अनाउंसमेंट होती है, हम उसको एडवांस में डिस्काउंट कर लेते हैं। मार्केट ने एक रिएक्शन दिया है, मार्केट अपनी चाल चलेगी। जहां तक वेनेजुएला की घटनाओं का हमारे ऊपर असर है, देखिए क्रूड ऑयल में बहुत वॉलिटिलिटी है। $62 तक गया, 61 तक आया, फिर 60 तक आया, कभी ऊपर। एक तबका ये कह रहा है कि सप्लाई बढ़ जाएगी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा। एक तबका कह रहा है कि अगर ट्रम्प साहब ने वहां से सप्लाई को रोका या उन्होंने और कुछ हरकत करी, या ईरान पर बहुत बातें चल रही हैं, ईरान में आंतरिक कलह हो गया है, उसको ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वहां के लोगों को कुछ मत करो, वहां भी वो अपनी धौंस दिखाना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल इस समय बहुत वॉलेटाइल रहेगा। आपको रोज कोई खबर आएगी ऊपर जाएगा, कोई खबर आएगी नीचे जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि रुपए के कमजोर होने के बावजूद क्रूड ऑयल $60-62 के बीच में घूम रहा है। तो हमारे लिए जो रुपया कमजोर हुआ, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया क्रूड ऑयल के कम दामों ने, क्योंकि हमारा 86-87% क्रूड आज भी इंपोर्ट होता है, हम उस पर निर्भर हैं। तो भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसका खामियाजा केवल और केवल मनीष अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में जरूर ट्रम्प साहब अपनी ये जो बुलिंग टैक्टिक है, इसको यूज कर सकते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतेगा, ये आज अंतरराष्ट्रीय पैमानों पर ये रणनीति खरी नहीं उतरती है। इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, अमेरिका वासियों को भुगतना पड़ेगा। और मुझे तो ये भी डर है इसमें मनीष के आंतरिक विरोध अमेरिका में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका की जनता इस प्रकार के निर्णयों का समर्थन नहीं करेगी। आप देखिएगा, मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में 2026 में। ट्रम्प साहब, ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन वो हारने वाले हैं। और यहां तक मुझे तो सुनने को मिला कल रात को, बड़ी हैरान कर देने वाली खबर, कि ट्रम्प साहब कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं।
उनको लग रहा है कि अगर मैं मिड टर्म इलेक्शन हार गया, उन्होंने बयान दिया है ये, तो मेरे को ये इम्पीच कर देंगे, यानी कि वहां का जो सेनेट है वो मुझे निकाल के बाहर फेंक देगा। तो क्यों ना मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दूं कि यहां पर राज करने का तरीका ही अलग हो जाए, ये सेनेट ना करे। इस प्रकार के ख्याल उनके दिमाग में आ रहे हैं। बहुत ही मुझे खतरनाक से लगते हैं, बहुत ही हैरान करने वाले लगते हैं। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मानसिकता और इस प्रकार के निर्णय ये अमेरिका को गर्त में ले जाएंगे। अमेरिका के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं दिस वुड बी अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। मनीष जी जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि चूंकि आप -6 डिग्री में बैठ के TV9 को टाइम दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल, जैसे कि ट्रंप साहब जो भी कर रहे हैं, इसका असर तो वर्ल्ड वाइड दिख ही रहा है कहीं ना कहीं, और इंडिया में भी अगर मार्केट की बात करें तो FIIs लगातार मतलब बिकवाली कर रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा वर्ल्ड वाइड सिनेरियो बन रहा है, इसके सबसे बड़े विलन ट्रंप साहब तो नहीं बन जाएंगे कहीं? मनीष, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जी। मैं और मेरी टीम ने जब ट्रंप साहब आए थे और जब उन्होंने इस प्रकार के टैरिफ पे चर्चा शुरू करी, फिर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगे, हमने एक नई इंडेक्स बनाई, जो इंडेक्स आपने कभी सुनी नहीं होगी, और आज वो इंडेक्स इतनी काम की है। उसका नाम है TMI। आप गेस भी नहीं कर सकते उसका मतलब क्या है, ट्रंप मूड इंडेक्स। और ये इंडेक्स को हमने जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो ECG से भी ज्यादा ऊपर नीचे ये जाती है इंडेक्स, कभी कुछ कभी कुछ। तो मुझे 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 नजर आ रहा है कि मार्केट्स में, हालांकि FIIs और FPIs ने लगातार माल बेचा है, $20 बिलियन का पिछले साल करीब FIIs और FPIs ने बेचा, पर उसके बावजूद हम 26,000 निफ्टी की बात कर रहा हूं, 26,000 के आसपास खड़े हैं और हम ऑल टाइम हाई भी छू चुके हैं। तो हमारा जो लोकल निवेश है, जिसको हम DIIs कहते हैं, मैं उनको देसी बॉयज कहता हूं जरा हल्के फुल्के अंदाज में, हमारे जो देसी बॉयज हैं उन्होंने मार्केट को संभाल रखा है। रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा भर भर के 40,000 करोड़ प्रति माह पैसा मार्केट में आ रहा है, उसने मार्केट को संभाल रखा है। वरना जिस प्रकार से DIIs और FPIs ने पैसा निकाला था, और उस हिसाब से हमें इस समय निफ्टी को 15-18 हजार तक आ जाना चाहिए था, परंतु इतनी अच्छी सपोर्ट मिली है DII से कि मार्केट बहुत ठोस तरीके से खड़ा हुआ है। और 7.4% के GDP के एडवांस एस्टिमेट, मनीष, इस चीज को बताते हैं कि हमारी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। जो जलते हैं जलते रहे, हमारे ऊपर टैरिफ लगाते रहे, हम अपनी ग्रोथ और रिफॉर्म्स की रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे और दुनिया को अचंभित करते रहेंगे कि कैसे ये 145 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसको सफेरों का देश कहा जाता था, आज वो दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इमर्जिंग इकोनॉमी है। आर्थिक असमानताएं, गरीबी, बेरोजगारी कुछ हद तक देश में है, पर देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार रही तो हम बहुत हद तक इन समस्याओं का भी समाधान पालेंगे। विकसित भारत 2047 का जो स्वप्न है वो बहुत दूर नहीं है। आप आने वाले बजट में आपको रिफॉर्म्स और ज्यादा तेजी से आते हुए दिखाई देंगे, और मुझे लग रहा है इसमें और ज्यादा रफ्तार आएगी। अमेरिका ने जो करना है वो कर ले, भारत उसमें से अछूता निकल आएगा। कुछ टेम्परेरी ब्लिप्स आ सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में भारत पे कोई असर नहीं होने वाला। और इस बात को लेकर ट्रंप साहब को रातों की नींद भी कम हो सकती है। मनीष जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि आपके पास समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको। एक लास्ट में जो TMI आपने बताया, वाकई शानदार इंडेक्स आपने बनाया है, जो कि ECG से भी ऊपर नीचे करती है। तो सर, इसी के साथ देखते हैं कि अब ट्रंप साहब का अगला क्या होता है। लेकिन आपने 2 बातें बहुत अच्छी कही कि जो देसी बॉयज़ हैं उन्होंने मार्केट को संभाल रखा है। नहीं तो सोचिए कि सेंसेक्स 86, 84, 83 में के बीच में घूम रहा है और निफ्टी 26 के आसपास। नहीं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 15,000 तक चला जाता। तो उम्मीद करते हैं ट्रंप साहब अब अगला कदम ऐसा कुछ ना उठाए जो खुद किरकिरी बने। तो सर, TV9 को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा नेटवर्क में कमजोरी के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे लग रहा है काम चल गया जी। थैंक यू सर। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि ट्रंप साहब कुछ भी कर ले, वेनेजुएला पे हमला बोले या कहीं बोले, भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग कंट्री बन चुका है और उसकी ग्रोथ स्टोरी दिख भी रही है। तो हालांकि अब ट्रंप साहब अगला कदम क्या उठाएंगे ये केवल ट्रंप साहब को ही पता है, लेकिन ऐसे ही ज़रूरी जानकारी देखने के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।